वज़ीर-ए-आज़म की कराची यात्रा पाक बहरिया के फ्लीट टैंकर का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। सिंध सरकार को नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत कर दी। ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबे ने पंजाब हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने मंसूबे की तामीर के हवाले से जारी हुकूमती NOC को कलादम करार दे दिया। फौरी काम रोकने का हुक्म। ऐलान के बाद उमरान की तस्वीर, जंग की हैवानियत की अक्कास। दुनिया में अब तक 75 लाख बच्चे जंग से मुतासिर। दुनिया चलाने वाले रहनुमाओं की आंखें कब खुलेंगी? बिजली या इंसान, फुर्ती ही फुर्ती। ब्राजील में जारी रियो ओलंपिक्स में यूसेन बोल्ट ने 200 मीटर रेस भी जीतकर दूसरा गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबा हुकूमत के गले की हड्डी बन गया है। पहले ही तामीराती लागत, तारीखी विरसे के अदम तहफ़्फ़ुज़ और मंसूबे से होने वाली हलाकतों के तनाज़ात में घिरे मंसूबे पर आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया और मंसूबे की तामीर के हवाले से जारी हुकूमती NOC भी कलादम करार दे दिया। इस पर एक रिपोर्ट। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा हुकूमत पंजाब के लिए जहमत बन गया है। ये मंसूबा शुरू होते ही तनाज़ात की लपेट में आ गया था। कहीं मंसूबे के तखमीने से ज्यादा लागत, कहीं बेकसूर आवाम के घरों की मसमारी, कहीं ऑरेंज लाइन ट्रेन के रूट का मसला, तो कहीं तारीखी विरसे को लाहक खतरा। आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर अपना फैसला सुनाते हुए हुकूमत के NOC को कलअदम करार दे दिया है। फैसले में ऑरेंज लाइन ट्रेन के रूट पर कहा गया है कि इससे लाहौर के हजारों साल पुराने तारीखी विरसे को नुकसान का अंदेशा है। इसलिए तारीखी इमारत के 200 फीट की हदूद में तामीरात पर पाबंदी को बरकरार रखा जाए। अदालत के इस हुक्म से एक रोज कबल ही अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने अपने बयान में हुकूमत पाकिस्तान से कहा था कि वो लाहौर में शालीमार बाग के नवाही इलाके में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर काम को बंद करे और मुतबादिल रास्ता फराहम करे। ऑरेंज लाइन मेट्रो के हवाले से अपोजिशन का क्या रद्द-ए-अमल है, इस पर हम बात करेंगे मियां महमूद रशीद का, जो PTI के अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में। लाहौर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या फैसले के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला जो है ये आइन और कानून की फतह है और इस पर हाई कोर्ट ने बड़ा तफसीली इसकी हेयरिंग की है और इसमें जो उन्होंने इंटरम स्टे दिया था कि रोक दी जाए वहाँ पर तामीरात, लेकिन पंजाब हुकूमत की हठधर्मी की वजह से इन्होंने ठेकेदारान को कहा कि नहीं, आप काम जारी रखें और वहाँ मुसलसल काम होता रहा। अब हाई कोर्ट के इस तफसीली फ़ैसले के बाद कि यहाँ पर तामीरात नहीं हो सकती 200 फीट के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ़ा तो दोबारा आवाम को इंतहाई तकलीफ़ दे हालात से गुज़रना पड़ेगा और फिर अरबों रुपए का ये नुकसान भी है। काश के हुक्मरान जो है वो अपनी ज़िद, हठधर्मी और आमराना सोच की बजाय कानून, ज़ाब्ता उसको भी अपने ज़हन में रखते और अदालत आलिया के उस फैसले का एहतराम करते हुए आर्जी तौर पर वहाँ पर काम बंद कर देते। अच्छा, कोई मुतबादिल रूट हो सकता था, क्योंकि काम तो अब शुरू हो गया है, तो वो जो पैसा इस पर अब खर्च हो गया है, जो तामीर हो गई है, वो भी तो ज़ाया जाएगा। नहीं, ऑफ कोर्स ये इनसे ये रुपया भरा जाना चाहिए, इसके ज़िम्मेदार ये हैं और इनसे ये रकम ली जानी चाहिए। जो नुकसान हुआ है, ये कर्ज़ की रकम है जो हमने चाइनीज़ बैंक से लेके ये हम मंसूबा बना रहे हैं। जब अपोजिशन असम्बली के अंदर चीख रही थी और हमने पूरा एक दिन इस पे हमने डिबेट की, घंटों इस पे दलाइल दिए, लेकिन एक नहीं हमारी सुनी गई और वहाँ पर मज़का खेज़ अंदाज में ये कहा गया कि अपोजिशन तो वैसे शोर मचा रही है कि 2018 के इलेक्शन में जब गाड़ी चल जाएगी तो इन्हें वोट नहीं मिलेंगे। इस तरह के इंतहाई मज़का खेज़ किस्म के वहाँ जवाबात दिए गए और टू दी पॉइंट जितने सवालात हमने उठाए थे उसमें से किसी का जवाब उन्होंने नहीं दिया और अपनी ज़िद और हठधर्मी के बायस वहाँ पर ये करते रहे वो काम। मियां महमूद, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे नुमाइंदे वहाँ गए, वहाँ के लोगों से बात की थी। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर लाहौर हाई कोर्ट ने काम फौरी रोकने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे तौकीर घुम्मन अब से कुछ देर पहले तारीखी इमारत चौबुर्जी पर मौजूद थे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौबुर्जी में, जहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं, मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा सकेगा कि अदालत ने पहले से ही 200 फुट की
200 फीट की जो हदूद है वो मुकर्रर कर रखी थी कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम और कोई भी ऑरेंज ट्रेन लाइन के जो पिलर हैं वो खड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन ये वादे तौर पर देखा जा सकता है चौबुर्जी और उसके साथ बनाए जाने वाले जो ऑरेंज ट्रेन के जो यहाँ पर पिलर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हुकूमत ने हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद डिमोलिश नहीं किए थे। ताहम अब हुकूमत को ऑर्डर दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि इनको गिराया जाता है कि 200 फीट की बुलंदी से दूर किया जाता है या नहीं। हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर अब्दुल्ला मलिक जो सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। इन्होंने इस मंसूबे को चैलेंज किया था और यहाँ पर जो होने वाली कंस्ट्रक्शन है उसके हवाले से जो है हुकूमत को आगाह भी किया था। अब्दुल्ला साहब, मलिक साहब, ये बताइए कि आपने हुकूमत को कितनी दफ़ा इस मंसूबे की खराबियों की निशानदेही की और आपको उसका क्या जवाब आया? आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ये जो मंसूबा है ये जो बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक बना रही है? देखिए, पहली बात तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हुकूमत इस मंसूबे को, ये पाकिस्तान में पहला ऐसा मंसूबा, बड़ा मंसूबा है जिसको कोई बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने हुकूमत को खतूत भी लिखे और बिलाखिर जब हमें तसल्ली बख्श जवाब मौसूल न हुआ तो हम अदालत में चले गए। मैं था और 4 पिटिशनर और थे, जिसमें आइयर रहमान, कामल मुमताज़, नीलम व दीगर। अदर सदीक साहब ने बड़े मेहनत के साथ इस केस को लड़ा। आज तकरीबन 11 माह बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अदालत आली ने खुद कहा है, जिसमें जस्टिस आबिद अजीज़ और जस्टिस शाहिद करीम दोनों पर मुश्तमिल जो हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच था, आज उसने ये लैंडमार्क फैसला दिया, अवामी मांगों के मुताबिक फैसला दिया, जिसमें लाहौर को बचाया है, लाहौर की आवाज़ को बचाया है। हम वो लोग थे जो लाहौर से मोहब्बत करते थे। हम इस असारे कदीमा से मोहब्बत करने वाले हैं। अदालत का पहले फैसला बता दूँ कि अदालत ने जो असारे कदीमा पर NOC दिए गए थे हुकूमत को कि वो ऑरेंज लाइन बना सकती है, अदालत ने उनको सेटिस्फाइड करार दिए थे, उनको गैर आइनी करार दिया, उनको इलीगल करार दे दिया है। दूसरा, अदालत ने अपने फैसले में लिखा है अब 200 मीटर के अंदर किसी किस्म की तामीर नहीं हो सकती। नंबर 3, अदालत ने हुकूमत को सजेस्ट भी किया कि अदालत ने कहा है कि जो सारे कदीमा का महकमा है ये इंटरनेशनल, इंडिपेंडेंट और अच्छी शोहरत के हामिल जो लोग हैं उनको बुलाए और फिर जो यूनेस्को का इदारा था उनकी जो रिजर्वेशन थी उनके साथ मिलकर एक ऐसा नया स्टडी करवाए ताकि इन इदारों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। अब इस फैसले से हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान के जो सारे कदीमा के महकमे ये बच जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त उज़्मा बुखारी भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है। उज़्मा बुखारी साहिबा, इस वक्त जब अब अगला कदम क्या करेंगे? ये स्टे तो मिल गया है, 300 सफ़ात के पूरे डिसीजन के अंदर जो है वो सिवाय इस एक हेरिटेज के एक इशू जो रेज किया है हाई कोर्ट ने, उसके अलावा कोई ऑब्जर्वेशन उनकी जो है वो उसके ऊपर नहीं है। सो ये हमारे लिए क्लीन चिट है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो ये हेरिटेज का मसला है इस पे भी हमें कोई एतराज नहीं है हाई कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन के साथ कि इंटरनेशनल जो फर्म्स हैं उससे इसका जो है वो ले ली जाए, सर्वे करा लिया जाए, तो हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। और हुकूमत पंजाब की तरफ से मैं ये एश्योरेंस दिलाती हूँ कि ये जो, और हमने बहुत सारी देखिए चीज़ें कोर्ट पे भी पेश की थी, लेकिन आपके थ्रू भी बताना लोगों को मकसूद है कि ये हेरिटेज पे हमारा और जो इस वक्त हाई कोर्ट ने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो तकरीबन एक है। और हमने भी हेरिटेज के हवाले से जो 200 मीटर के अंदर की पाबंदी है हमने उसको पूरा अपने उस प्रोग्राम में रखा हुआ है। हमने 2 अरब रुपया जो है वो हेरिटेज का। जी उज़्मा साहिबा, मैं आपकी बात थोड़ी सी चाहूँगी इस वक्त। मियां महमूद साहब, आप बता सकते हैं कि वो PMLN का तो ये मौक़िफ़ है कि वो इत्तेफाक करते हैं, वो खुश हैं इस ऑर्डर से? देखिए, अल्लाह करे ये खुश हों। ये जो 200 फुट की पाबंदी लगी है, इस पर मैंने आपसे पहले कहा कि असम्बली के अंदर अपोजिशन ने पूरा एक दिन इस पे डिबेट किया और उन कवानीन का रेफरेंस दिया, यूनेस्को के जो ज़ैली अदारा है उसका हवाला दिया, जो बैनुल-अक़वामी मुख्तलिफ़ अदारे इस पर एहतजाज कर रहे थे कि इसकी ये जो डायरेक्शन आप लेके जा रहे हैं इन अमारात को नुकसान पहुँचेगा। देखिए, ये तो इतराफ़ जुर्म वाली बात है, ये अज़मा कर रही हैं कि ये आपने, अदालत ने आपको उस वक्त भी स्टेटस को दिया था कि आप इस पर तामीरात ना करें, लेकिन इन्होंने ज़िद और हठधर्मी करते हुए वहाँ पर तामीरात कर दी। आपके नुमाइंदे ने वहाँ जाके आपको दिखा दिया कैमरे के सामने कि ये पिलर बने हुए हैं। अब उस सारे नुकसान का ज़िम्मेदार कौन है? एक तरफ ये प्रोजेक्ट डिले होगा, दूसरी तरफ जब इसको तोड़ फोड़ दोबारा की जाएगी उन पिलर्स को, फिर लाहौर के लोग जो है ना वो अजाब जी लेंगे। और तीसरी बात यह है कि आर्कियोलॉजी के जो हेड थे साबिक, जो इस पे NOC नहीं दे रहे थे, मैं खुद उनसे मिला
और वो रजिस्ट कर रहे थे कि ये कानून की वायलेशन है, 200 फीट से अंदर इसका एनओसी नहीं हो सकता। जब वो उन्होंने स्टैंड लिया तो उनको फौरी तौर पर वहाँ से तब्दील कर दिया गया और नया डीजी आर्कियोलॉजी ले आए, उसने रातों रात आके एनओसी दे दिया। उसी एनओसी को आज जो है ना हाई कोर्ट ने वो कलअदम करार दिया है। तो मैं ये समझता हूँ ये जितना भी कहें कि ये हमारी फतह है, ये आइन और कानून की फतह है, ये लाहौर के अवाम की फतह है, ये उन लोगों की फतह है कि जो हेरिटेज से मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया। उज़मा साहिबा, आपका अब मैं रिएक्शन लेना चाहूँगी। उनका ये कहना है कि डीजी आर्कियोलॉजी को हटाया गया, गलत एनओसी जो है वो लिया गया और अब ये एक वेस्ट भी होगा क्योंकि फिर इसको तोड़ना पड़ेगा। इस पर आपका क्या जवाब होगा? मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर से आपको बता सकती हूँ कि किस हेरिटेज के हमारे पॉइंट जो पॉइंट है उसके करीब हमारे कितने मीटर्स का फासला है। हमने 200 मीटर्स जो है वो हमने बाकायदा उसको अश्योर किया हुआ है अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। दूसरी बात यह है कि जो कुछ जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो ट्रेन की जो स्पीड है उसके हवाले से भी, जो इंटरनेशनल स्पीड है उससे हमने इसको थोड़ा कम रखा हुआ है, तो वाइब्रेशन के हवाले से भी इमारात को कोई नुकसान नहीं है। सो इसलिए ये इनको बड़ी खुशी हो रही है महमूद रशीद साहब को कि जी वो लेट हो जाएगा, वो तोड़ फोड़ होगी। ना, ये लेट होगा, ये मेट्रो की तरह जो है वो टाइम पे बनेगा। और ये तकलीफ थी कुछ सियासी जमातों को, खासतौर पर पीटीआई को, कि वो डरे में है मेट्रो बस से कि ऑरेंज लाइन चल जाएगी तो उनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सो हम बहुत जल्द इंटरनेशनल जो हमारी जो फर्म्स हैं उनको बुलाएंगे, उनसे सर्वे कराएंगे और उनसे रिपोर्ट जो है वो लेकर फिर मीडिया में भी शेयर करेंगे और महमूद रशीद साहब को भी जरूर हम पहुंचाएंगे। इसलिए मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कह रही हूँ कि हमने तमाम इन चीजों को अपने प्रोजेक्ट में रखा हुआ था। हमारी ये तमाम 200 मीटर की जो जितनी भी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी हमने फुलफिल की हुई है। तो किसी चीज को तोड़ने फोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक सर्टिफिकेट लेना है इंटरनेशनल फॉर्म से, वो जो है वो जल्दी आएगी। और थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का उज़मा साहिबा और मियां महमूद रशीद साहब का। लेकिन लाहौर की आवाम इस पर क्या कहती है, इस फैसले पर क्या कहती है, देखिए। तोड़ फोड़ हो रही है, ये हमारे लिए ही है। मेरी नज़र में ये बेहतर है, ये जो तोड़ फोड़ हो रही है। लेकिन विरसा बचाना ये भी बेहतर है। कोई ऐसा हल होना चाहिए जिससे ये तोड़ फोड़ भी चलती रहे, ये जो मंसूबा है ये भी कंप्लीट हो और ये विरसे भी बच जाए। जानने वाले थे इनके नून लीग के, उनको तो बहुत पैसे मिले हैं, और जो नहीं थे नून लीग के वो बेचारे बस इसी तरह हैं। ट्रेन की बनी साढ़े वास्ते बड़ी मुसीबत बन गई है। गरीब बंदे कोई दिहाड़ी नहीं, कोई सौन की थां नहीं, जिथे बहने पुलिस वाले उसे डंडे मारते पहुँचा देंगे। बचाना चाहिए, ये नहीं बचाना चाहिए। काम भी होना चाहिए। काम होने के मतलब ये हमारा काम होगा, हमारे लिए बेहतरी होगी। काम को जल्द बाज जल्द करें और ये लोगों को परेशान ना करें, ठीक है। हुकूमत को चाहिए ये जो आप बचाना चाहते हैं ये बचाना चाहिए। हाईकोर्ट ने आर्डर दिया जो ठीक है, बचना चाहिए। ये जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि तारीख़ जो है इन चीज़ों को बचाना बहुत अहम है। अगर इन चीज़ों को हम गिराएंगे तो हमारे जो तारीख़ है वो मिट जाएगा। अब वक्त हुआ है वक्फे का, और वक्फे के बाद वज़ीर आज़म का कराची यात्रा। वेलकम बैक टू द शो। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाक बहरिया के फ्लीट टैंकर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा पाक तुर्क ताउन मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाक बहरिया के सबसे बड़े फ्लीट टैंकर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कराची से गवादर तक तरक्की का नया बाब शुरू करने और मजबूत मैरी टाइम सिस्टम बनाने का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की इस्तेदाद की निशानदही की और वाज़ेह किया कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि हुकूमत टेक्नोलॉजी की मुंतकली और मकामी तौर पर इस तरह की पैदावार की सरपरस्ती करेगी। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने अमन व अमान के इजलास की सदारत करते हुए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत कर दी। इजलास में गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद, IG सिंध, DG रेंजर्स और आला हुकाम ने शिरकत की। नैब में गैर कानूनी भर्तियों के मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अज़ खुद नोटिस केस की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। बेंच 24 अगस्त को केस की समाअत करेगा। नैब में
खिलाफ ज़ाब्ता तैनातों के मामले को सुलझाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस केस की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अज खुद नोटिस की समाअत करेगा, जबकि बेंच में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और फैसल अरब शामिल हैं। नैब में खिलाफ ज़ाब्ता तैनातों पर सुओ मोटो केस की समाअत 24 अगस्त को होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने मकबूजा कश्मीर में मुजाहिरीन की हलाकतों की मज़म्मत करते हुए कहा कि तवक्को है मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर तशद्दुद रोकने के लिए कोशिशों की जाएंगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से कश्मीर में मुजालिम पर नोटिस लेने के लिए लिखे गए ख़त का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने जवाब दिया। बान की मून ने कहा कि पाकिस्तान और भारत कश्मीर के मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करे। अक़वाम मुत्तहिदा इस सिलसिले में खिदमात फराहम करने को तैयार है। उनका कहना था कि मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए भी पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर समेत मसाइल मुज़ाकरात से ही हल हो सकते हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर जारी MQM की तादम मर्ग भूख हड़ताल तीसरे दिन जारी रही। तादम मर्ग भूख हड़ताल महाजिरों के सियासी, मुआशी, समाजी, तालीमी, जिस्मानी कत्ले आम, कारकुनान के घरों और दफ्तरों पर गैर आइनी और गैर कानूनी छापों, गिरफ्तारियों और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ शुरू की गई थी। राब्ता कमेटी के मुतादिद अरकान ने भी शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी इस भूख हड़ताल में शिरकत की। कराची में तजावज़ात माफिया के KMC और DMC समेत कमिश्नरी निज़ाम को भी मात दे दी। दुकानदार बिल्डिंग कॉरिडोर समेत फुटपाथ भी किराए पर देने लगे हैं। ये सब होता कैसे है, देखिए अली हाशमी की इस रिपोर्ट में। शहर कराची जहां तकरीबन 40 लाख गाड़ियां मौजूद हैं, शहर में दुकानदार इंक्रोचमेंट करना मामूली काम समझते हैं। ये है KDA मार्केट गुलशन इकबाल, जहां इंक्रोचमेंट दिल खोल कर की गई है। दुकानदारों से बातचीत करते कि भाई हमारे को पता रहना चाहिए, अगर आप देते हो तो मेहरबानी आपकी, तो जिनका गुंजाइश है वो दे रहता है। 50% से ज़्यादा ये जो है ना, ये दुकानदारों का नहीं है और कोई 6-7 हज़ार नहीं, बहुत कम नॉमिनल से बहुत मामूली से पैसों से लेके बैठे हैं। जबकि यहाँ की यूनियन के सदर को इंक्रोचमेंट दिखाई ही नहीं देती। ये तो शेड लगाया गया है जिसका चालान भरा जाता है, शेड के वो सिर्फ धूप की ऐसा लगाया और वहाँ KMC आती है हटा देती है। ऐसी इंक्रोचमेंट का नतीजा मिनटों का सफर घंटों में, जबकि KMC की चार्ज पार्किंग भी यहाँ करवाई जाती है। अभी तो आप फिर भी आपको रोड खुला हुआ नजर आ रहा है, मगर इसके बाद शाम को आप देखें पैदल चलने की जगह भी नहीं होगी। अभी इस जगह रिकॉर्डिंग जारी ही थी कि KMC चार्ज पार्किंग के ठेकेदार और KDA की यूनियन आमने सामने आ गई। यार लड़ाई, इससे पहले कि ये लड़ाई झगड़ा किसी की जान ले ले, हुकूमत को इसका कोई ना कोई हल फौरी तौर पर तलाश करना होगा। इंक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक जैम, और ट्रैफिक जैम की जिम्मेदारी आयद होती है ट्रैफिक पुलिस पर। दुकानदार है, उसने 10, 12 फुट 15 फुट दुकान आगे की हुई है। आई ऑलवेज वंडर, तो जो रेड़ा लगा हुआ है वो रात को 10 बजे भी चमक रहा है, उसको लाइट भी पता नहीं कौन दे रहा है, उसको बिजली कौन दे रहा है। आप अगर इंक्वायरी मजीद करेंगे तो उसमें वो खुद इन्वॉल्व है दुकानदार। इंक्रोचमेंट का खात्मा जरूरी है और इसकी जिम्मेदारी इंतजामिया पर भी आयद होती है। हम एक ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद ये फिर से दुकानदार वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। अगर हमें ट्रैफिक जैम से छुटकारा हासिल करना है तो इसके लिए KBCA, KMC, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया को एक पेज पर आना होगा। कैमरामैन अली के साथ अली हाशमी, डॉन न्यूज़, कराची। अब वक्त हुआ है वक्फे का, और वक्फे के बाद जंग से मुतासरा बच्चों की तस्वीर दिलों को तो हिला देती है, लेकिन क्या दुनिया को हिला रख सकेंगी? वेलकम बैक। जंग क्या होती है, इसको शायद ही कोई लफ्ज़ों में बयान कर सके, लेकिन बदकिस्मती से हर जंग ही कुछ ऐसे मनाजिर छोड़ जाती है जो दुनिया को झंझोड़ने के लिए काफ़ी होते हैं। और अगर वो मनाजिर मासूम बच्चों के हों तो पत्थर से पत्थर दिल भी मोम पड़ जाते हैं।
आजकल इन्हीं में से एक तस्वीर है जिसने नस्ल मजहब से बालतर हर शख्स के औसान खता कर दिए हैं। शाम के शहर हल्ब में बमबारी से जख्मी होने वाले 5 साल बच्चे उमरान दखनेश की इन तस्वीर ने जंग की तबाहकारी, वहशत और जंग छेड़ने वालों की संगदिल सोच को अया कर दिया है। कुछ माह कबल उमरान ही के हमवतन फकत 2 साला ऐलान कुर्दी की एक तस्वीर ने भी दुनिया को दहला दिया था। तुर्की के साहिल पर औंधे मुंह पड़ी ऐलान कुर्दी की लाश ने दुनिया चलाने वाले रहनुमाओं की सोच पर भी कई सवाल खड़े कर दिए थे। फलस्तीन में मारे जाने वाले बच्चों के मनाजर भी कौन फरामोश कर सकता है। 1993 में सूडान में पड़ने वाले कहत के दौरान प्यूलिट्जर अवार्ड याफ्ता फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर की तस्वीर ने भी दुनिया को हैरान परेशान कर छोड़ा था। कहत ज़दा नन्हे बच्चे की मौत का इंतजार करने वाले गिद्ध की ली जाने वाली तस्वीर पर केविन से सवाल हुआ था कि उसने तस्वीर लेने के बाद क्या किया। केविन ने चंद माह बाद इस सवाल का जवाब अपनी खुदकुशी से दिया था। 1984 में पाकिस्तान में मौजूद अफगान पनागुज़ीन शरबत गुल की तस्वीर ने भी जंग की सफ़ाकी की तर्जुमानी की थी। 1989 में चीन के शहर बीजिंग के तियानमन स्क्वायर में टैंकों के सामने खड़े शख्स की तस्वीर भी भुलाई नहीं जा सकती। ऐसी तस्वीर, ऐसी वीडियोस क्या मीडिया नैरेटिव बदल सकती हैं? इस पर मज़ीद बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर अहमद ख़ान से, जो हमारे साथ कराची में मौजूद हैं। आमिर, ऐसी जो उमरान दखनेश की तस्वीर आपने देखी होगी, कल से छाई रही है इंटरनेशनल मीडिया पर, लेकिन शाम में जंग जो है वो 5 साल से जारी है, बल्कि दखनेश जो बच्चा है उसकी भी 5 साल की उम्र है। मगर कोई फ़र्क पड़ता है इन तस्वीर से, इन वीडियो से? कुछ दिन के लिए तो लोग हिल जाते हैं। अमर, मैं समझता हूँ कि किसी भी तस्वीर के अंदर बज़ाते खुद ना कोई ताकत होती है और ना कोई जान होती है। वो तस्वीर आप समझें कि एक मंतर की तरह है जिसके फूंकने का जो असर है उसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर सूरत हाल पर होता है। उस मंतर के अंदर कोई अपनी ताकत या अपनी जान नहीं होती है। इससे पहले आपने उमरान से पहले ऐलान कुर्दी की भी तस्वीर देखी होगी। उस वक्त भी बिल्कुल ऐसी बातें जैसी आज आप कर रही हैं या मैं कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के सुनने में आई थी कि दुनिया जो है वो दहल कर रह गई है और उसने पत्थर से पत्थर दिल को भी जो है वो नरम कर दिया है या झंझोड़ कर रख दिया है। नतीजा क्या निकला अंबर? मैं नहीं समझता कि तस्वीरें बज़ाते ख़ुद किसी भी सूरत हाल पर एक हद से ज़्यादा असरअंदाज हो सकती हैं। हाँ, वो एक कैटलिस्ट का काम ज़रूर कर सकती हैं जहाँ कोई ऐसी सूरत हाल हो जो ख़ुद को बदलने पर तुली हुई हो या उसके अंदर तब्दीली जो है वो इस कदर करीब आ चुकी हो कि किसी एक ख़ास मंज़र का सामने आना उस तब्दीली की रफ्तार को बढ़ा सकता है, तो फिर उन तस्वीरों का असर ज़रूर होता है। तस्वीर में बज़ाते ख़ुद मेरा ख़्याल है कोई ख़ास जान नहीं होती है, सिवाय इसके कि चंद लोग जो पहले से ही शायद नरम दिल के होते हैं उनको थोड़ी और तकलीफ़ पहुँचाए। आमिर, आदाद शुमार भी बहुत सामने आए हैं शाम में जो जारी जंग है उसके हवाले से। उस पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स और कई जो इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाली बैनुल अक़वामी तंजीमें, उनकी भी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन एक ये जो इमेज होती है वो बहुत पावरफुल होती है। देखिए, ज़ाहिर है वो कहते हैं कि वो 1000 लफ्ज़ों जितनी कदर होती है एक तस्वीर की, लेकिन मैं फिर कहूँगा अंबर कि एक तस्वीर के पीछे और उसके सामने आने के पीछे जो मुहर्रिकात होते हैं, और सामने बहुत सी तस्वीरें आती हैं। पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, ईरान इराक़ की जो जंग थी और उसके बाद ईरान पर लगने वाली जो मगरबी पाबंदियाँ थीं, जिस पर सबसे बड़ी कातिल पाबंदी जो थी वो दवाइयों के ऊपर लगाई गई थी कि ईरान दुनिया से जो है वो मेडिकल सप्लाइज़ भी इंपोर्ट नहीं कर सकता था, और उसकी वजह से वहाँ अंदरूनी सूरत हाल जो पैदा हुई थी उसकी बड़ी ही दिलखराश इमेजेस जो हैं वो ईरान से तो बाहर आ रही थी, लेकिन उस वक्त वेस्टर्न मीडिया एक एज अ यूनिटी, एज वन एंटिटी उनकी तशहीर को तैयार नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि इन तस्वीरों के पीछे जो सियासी मुहर्रिकात होते हैं, अगर कोई तस्वीर मशहूर हो जाती है या जैसे अभी शरबत गुल की तस्वीर का जिक्र हुआ, तो मेरा ख़्याल है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह, या अब ये उमरान की भी तस्वीर है, वो सियासत होती है जो कि चाहती है कि ये सामने आए, दुनिया में ख़ास किस्म का माहौल पैदा हो, और उस माहौल से जो उसके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो पावर्स उस सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, वो जो मकसद हासिल करना चाहते हैं वो कर लें।
अगर तस्वीरों के अंदर खुद कोई जान होती अंबर, तो जिस तरह के दिलखराश वाक़यात इस एक लामतनाही जंग, ना ख़त्म होने वाले जंग के सिलसिले में जो फर्स्ट गल्फ़ वॉर 1991 से शुरू हुई है दुनिया के अंदर और कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में भड़कती रही है, वो जंग कब की ख़त्म हो चुकी होती अगर तस्वीरों के अंदर इतनी जान होती कि वो दुनिया का ज़मीर झंझोड़ सके। आमिर इस वक्त लाइन पे मौजूद रहेगा। अब बड़ों की दुनिया में बच्चों की ज़िंदगी जहन्नुम। दुनिया में अब तक 75 लाख बच्चे जंग से मुतासर हो चुके हैं। उन्हीं में से एक उमरान दखनेश भी हैं। इस नन्हे बच्चे की तस्वीर ने दुनिया को किस तरह हिला दिया, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 5 साल से ज्यादा अरसे से जारी शामी जंग में अब तक सैकड़ों मासूम बच्चे मुतासिर हो चुके हैं। इसका एहसास हमें मीडिया पर वक्तन फवक्तन दिल दहलाने वाली तस्वीर से होता रहता है। साहिल पे पड़ा बेजान नन्हा आलियान हो या खून में लथपथ खौफजदा उमरान दखनेश, हमें ये चीख चीख के कह रहे हैं कि खुदारा अब बहुत हो चुका। लेकिन मगरबी कुव्वतें इस 5 साला खाना जंगी को नहीं रोक पाई। उमरान दखनेश का खून आलूद चेहरा बैनुल अक़वामी मीडिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस पर बात करते हुए CNN की एंकर अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी और रूहान सी हो गईं। According to activists, this is Omran. Without a home, now that includes Omran. And what strikes me is we shed tears, but there are no tears here. He doesn't cry once. That little boy is in total shock. He's stunned inside his home one moment and the next lost in the flurry and the fury of war and chaos. ट्विटर सार्फिन ने भी इस तस्वीर को शाम में होने वाली इंसानी अलमिया को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया है। एक तस्वीर में उमरान और ऐलान का मुवाजना करते हुए कहा गया है कि अगर जंग से बचने के लिए शाम छोड़ा जाए तो आपका मुकद्दर ऐलान जैसा होगा और अगर शाम में रहा तो उमरान जैसा। तो किसी ने पुतिन और ओबामा के दरमियान उमरान को बिठाकर उनकी बेहिस्सी को झंझोड़ने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि क्या इन तस्वीर का कोई नतीजा निकलेगा या अवाम और हुक्मरान अपनी जिंदगी में फिर से मसरूफ हो जाएंगे। आमिर, एक और बीमारी थोड़ी सी हो गई है कि ट्विटर आउटरीच, सोशल मीडिया आउटरीच, ये मीम्स बनती हैं वगैरह वगैरह, लेकिन फिर बात वही हुई कि फिर ये थोड़ी देर बाद तो लोग भूल जाते हैं। अंबर, मैं समझता हूँ कि ये ट्विटर या सोशल मीडिया है, इसने वो आजकल की दुनिया में वही किरदार अदा कर रहा है जो कि एक ज़माने में 1980 की दहाई में पाकिस्तान में लाहौर से निकलने वाला एक छोटा सा रसाला व्यू पॉइंट अदा किया करता था। और वो वाहिद रसाला था पाकिस्तान में जो जनरल ज़ियाउल हक की इंतहाई सख्त सेंसरशिप के ख़िलाफ़ भी लिख लेता था और सेंसरशिप के बावजूद भी वो अपनी मर्ज़ी की बात वो कह सकता था। और उसको इस रजीम ने रोका इसलिए नहीं था, जनरल ज़िया की रजीम ने रोका इसलिए नहीं था कि चलें ये एक तरह का रिलीज़ वाल्व है एक ऐसे माशरे के लिए जो हर तरह की पाबंदियों के बोझ तले दबा हुआ है। और क्योंकि इस रिलीज़ वाल्व से जो वो थोड़ा बहुत अपना गम गुस्सा निकाल लेते हैं उसका कोई बड़े पैमाने पर माशरे पर असर नहीं होता या उससे सियासत में कोई तब्दीली नहीं आती, तो इस रिलीज़ वाल्व को अपनी जगह रहने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से मैं समझता हूँ आजकल का सोशल मीडिया जो है उसमें उसने आवाम को या आम आदमी को एक तरह का एक रिलीज़ वाल्व दिया है कि ये जिस तरह की सियासत आजकल की दुनिया में हो रही है, जिसके बारे में कोई शक नहीं है कि ये एक तगड़े की सियासत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की सियासत है। और ये सारी की सारी जो इस वक्त आप मिडल ईस्ट की सूरत हाल देख रही हैं उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक असूल चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आमिर, उमरान दखनेश की जो वीडियो है वो 2 दिन से इंटरनेशनल मीडिया पे बल्कि पाकिस्तान में भी काफ़ी छाई रही है, और आपको लगता है कि पॉलिसी मेकर्स पे कुछ इस पे दबाव पड़ेगा, कुछ असर पड़ेगा, कुछ चाहे रूस हो, चाहे UK हो, चाहे शाम हो, चाहे अमेरिका हो, जो ये सब बिग प्लेयर्स हैं, कहीं कुछ हिलजुल होगी? अमर, मैं समझता हूँ कि एक ख़ास किस्म का मकसद इंटेंडेड है इस तस्वीर को की तशहीर और उस तस्वीर को इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंस देने का, और वो ये है कि जितने भी ह्यूमैनिटेरियन इदारे हैं जो ये चाहते हैं कि किसी तरह से उनको उस वहाँ पर जारी जंग के अंदर एक
इतना सा ब्रेक कम से कम ज़रूर मिल जाए कि ह्यूमैनिटेरियन एड उस इलाके में पहुंचाई जा सके। मेरा ख़्याल है जो फौरी मकसद है इस तस्वीर की तशहीर का और वो वजह के इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है एकदम से, वो ये है कि इसकी वजह से ऐसा दबाव बने जो मेजर स्टेक होल्डर ख़ास तौर पे जो सीरियन रजीम है कि वो उस जंग में थोड़ा सा वक्फा एड एजेंसीज़ को दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बिजली है या इंसान। वेलकम बैक। दुनिया में अगर किसी इंसान को बिजली का नाम दिया जा सकता है तो वो जमैका के यूसेन बोल्ट के सिवा कोई नहीं हो सकता। ब्राज़ील में जारी रियो ओलंपिक्स में यूसेन बोल्ट ने 200 मीटर रेस में भी जीतकर दूसरा गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। ब्राजील में बोल्ट की बादशाहत। 100 मीटर रेस हो या 200 मीटर, लाइटनिंग बोल्ट को फर्क नहीं पड़ता। जीतना उनका मुकद्दर नहीं, उनकी आदत है। 19.78 सेकंड्स में 200 मीटर रेस जीतकर यूसेन बोल्ट ने रियो ओलंपिक्स में दूसरा और ओलंपिक्स मुकाबलों में अब तक का 8वां गोल्ड मेडल जीत लिया है। सुप्रीम स्टाइल। बोल्ट रेस जीतने के बाद इसको एंजॉय करना भी खूब जानते हैं। चाहे रेस के दौरान थिरकना हो या रेस जीतने से चंद लम्हों कबल अपने कैनेडियन मद्दे मुकाबले से मजाक करना। और रेस जीतने के बाद उनका एक मुनफरिद अंदाज कौन भुला सकता है। बोल्ट की रफ्तार और अंदाज देखकर लगता है कि उनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। Oh my God, that's 8.8. Usain Bolt, can he make it? Look at the finishing. Look at it. Oh my God, a new world record. रियो ओलंपिक्स का बुखार तो सब पर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में बच्चे कहाँ पीछे रहते हैं। आपको दिखाते हैं एक ऐसी बच्ची के करतब। बच्ची ने तो काफ़ी कमाल कर दिया, लेकिन अब शो इख्तिताम को पहुंचा है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो न्यूज़ वाइज का फेसबुक पेज हाजिर है। मेरा ट्विटर हैंडल है @अंबर_शम्सी और न्यूज़ वाइज का ट्विटर हैंडल है @newswise_dawn। पीर तक के लिए खुदाफिज।